हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 20 जून 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, नुसरत चौधरी किस देश में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है, यानी फेडरल जज बनी है? आंसर हो जाएगा अमेरिका। जिस प्रकार से भारत में सुप्रीम कोर्ट होता है, उसी प्रकार से अमेरिका में फेडरल कोर्ट होता है। तो इसी फेडरल कोर्ट में अभी जज बनी है कौन? नुसरत चौधरी। और वो अमेरिका की पहली मुस्लिम महिला है जो कि फेडरल जज बनी है। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट के द्वारा नुसरत चौधरी को अमेरिका के इतिहास की पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश यानी फेडरल जज के रूप में नियुक्त किया है। किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? अमेरिकी सीनेट के द्वारा। दोस्तों, वह पहली बांग्लादेशी अमेरिकी है और पहली मुस्लिम अमेरिकी महिला है जो कि फेडरल जज बनी है। नुसरत चौधरी की बात करें तो वह एक नागरिक अधिकार वकील हैं, यानी सिविल राइट्स वकील हैं। यहां पर बात आई थी सीनेट की। तो सीनेट क्या है? जिस प्रकार से हमारे यहां राज्यसभा होती है, उसी प्रकार से अमेरिका में सीनेट होती है। अमेरिकी कांग्रेस की ऊपरी प्रतिनिधि सभा को सीनेट कहा जाता है और इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है और इनका भी कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। दोस्तों, यहां पर बात आई है प्रथम महिला की। तो 2022-23 की जो प्रथम महिलाएं रही हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। जॉर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। गीता गोपीनाथ IMF की पहली उप प्रबंध निदेशक हैं। और मैगडेलना एंडरसन स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं। इसके अलावा लॉरेन हर्वर्ड जो हैं वो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली महिला ट्रांसजेंडर हैं। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री हैं। और मनीषा रोपेटा पहली हिंदू महिला पुलिस अधिकारी हैं पाकिस्तान की। दोस्तों, यहां पर बात आई है अमेरिका की। तो ये आप मैप देख सकते हैं, ये है अमेरिका का मैप। ये हिस्सा यहां तक फैला हुआ है। अमेरिका की बात करें तो वाशिंगटन DC इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस। अमेरिका के भारत में राजदूत कौन है? तो एरिक गारसेटी हैं। और भारत के अमेरिका में राजदूत कौन है? तरणजीत सिंह संधू हैं। दोस्तों, अमेरिका के निचले सदन को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको इस लेक्चर का PDF चाहिए तो PDF मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा स्टडी कर ऑफिशियल, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन करेंगे तो आपको PDF भी मिल जाएगा। इसके अलावा हमारा PDF हमारे ऐप पर भी उपलब्ध है। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगला प्रश्न है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे हम शॉर्ट में रॉ बोलते हैं, के प्रमुख कौन बने हैं? तो दोस्तों, अभी हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा। कौन बने हैं? रवि सिन्हा। यहां पर कुछ ऑप्शन है, चलिए इनको भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में उत्तम लाल जो हैं वो NHPC के डायरेक्टर बने हैं। प्रवीण सूद CBI के डायरेक्टर बने हैं। और सुबोध कुमार सिंह नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के डायरेक्टर जनरल बने हैं। तो ये नियुक्तियां भी आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, छत्तीसगढ़ कैडर के 1988 बैच के IPS ऑफिसर हैं रवि सिन्हा। तो उन्हें रॉ का अगला प्रमुख बना दिया गया है। और वह किसका स्थान लेंगे? तो सामंत कुमार गोयल का स्थान लेने वाले हैं। सामंत कुमार गोयल का जो कार्यकाल है वो 30 जून को समाप्त हो रहा है। उसके बाद रवि सिन्हा जो हैं वो चार्ज लेंगे। बात करते हैं रॉ की। तो रॉ को बोला जाता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। दोस्तों, यह भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी है। यानी अगर विदेशों में किसी प्रकार की जांच करनी हो, खुफिया जांच करनी हो, तो उसके लिए कौन उत्तरदायी है? रॉ उत्तरदायी है। इसका कार्य होता है विदेशी खुफिया जानकारी जुटाना। इसकी स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों, गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख भी डिस्कस करते हैं। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? CBC कौन बने हैं अभी हाल ही में? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। और CBI के निदेशक कौन बने हैं? प्रवीण सूद बने हैं। और मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? यशवर्धन कुमार सिन्हा। और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB के निदेशक कौन बने हैं? तपन कुमार ढेका। और
राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए के महानिदेशक कौन बने हैं? दिनकर गुप्ता। और प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? संजय कुमार मिश्रा। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के महानिदेशक कौन है? सत्यनारायण प्रधान। तो ये हैं दोस्तों गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख। अगला प्रश्न है, फुटबॉल का हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 किसने जीता है? तो ये जीता है भारत ने। कौन सा कप दोस्तों? हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये फुटबॉल से रिलेटेड है, ये आपको याद रखना है, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप किस खेल से संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। इसका आयोजन 9 से 18 जून 2023 तक भारत में किया गया है और कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका आयोजन किया गया है। यह इसका 5वां संस्करण था और इसका विजेता रहा है भारत। दूसरी बार इसका विजेता बना है, पहली बार इसका विजेता वो 2018 में बना था। उप विजेता कौन बना है? तो लेबनान, यानी फाइनल में भारत ने लेबनान को हरा करके हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 जीता है। तीसरा स्थान रहा है वानुअतु का। दोस्तों सर्वाधिक गोल करने का जो रिकॉर्ड है वो 2 लोगों के पास गया है संयुक्त रूप से। सुनील छेत्री जो कि भारत के हैं, इन्होंने 2 गोल किए हैं, और लल्लिन जुआला झंगटे जो हैं इन्होंने भी 2 गोल किए हैं। तो सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड इन 2 लोगों के पास गया है। दोस्तों यहां पर बात आई थी फुटबॉल की, तो फुटबॉल का जो सबसे बड़ा कप होता है वो होता है फीफा विश्व कप, जो कि 2022 में आयोजित किया गया था, कतर में आयोजित किया गया था। तो इसको एक बार रिवाइज करते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका शुभंकर क्या था, मस्कट क्या था? तो इसका शुभंकर था लाइव। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। उप विजेता कौन था? फ्रांस। यानी कि अर्जेंटीना ने फ्रांस को हरा करके फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता था। गोल्डन बूट किसे मिला था? किलियन एम्बाप्पे को। गोल्डन ग्लोब का अवार्ड मिला था एमिलियानो मार्टिनेज को। गोल्डन बॉल का अवार्ड मिला था लियोनेल मेसी को। और ये आप देख सकते हैं, ये हैं लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के कप्तान थे। और युवा खिलाड़ी का अवार्ड मिला था एंजो फर्नांडीज को। और फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला था इंग्लैंड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है 19 जून को। दोस्तों ये सिकल सेल क्या है? तो यह एक डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, यानी आनुवांशिक बीमारी है जो कि माता पिता से उसकी अगली पीढ़ी में जाती है। अब आप ध्यान से समझिएगा कि ये सिकल सेल डिजीज है क्या। तो हमारे रक्त में आरबीसी पाई जाती है और आरबीसी का जो आकार होता है इस प्रकार से गोल होता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति को सिकल सेल रोग हो जाता है, सिकल सेल डिजीज हो जाती है, तो उसकी जो आरबीसी है उसका आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है, आधे चांद की तरह। तो इस प्रकार से विकृति पैदा हो जाती है आरबीसी में और इसी घटना को कहा जाता है सिकल सेल रोग। तो दोस्तों इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और इस रोग के होने से होता क्या है कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका प्रवाह कम होता है और कोशिकाओं में जो ब्लड है उसका फ्लो भी रुकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं सिकल सेल रोग होने से। और याद रखिएगा 19 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस। दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं हाल ही में मनाए गए कुछ प्रमुख दिवस। तो हेट स्पीच का मुकाबला करने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 18 जून को। वर्ल्ड फादर डे मनाया जाता है 18 जून को। वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 जून को। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को। अंतरराष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है 12 जून को। विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है 9 जून को। विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है 8 जून को। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को और विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा, जिसके लिए शुभंकर मोगा लॉन्च किया गया है। तो देखिए 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन किया जाना है गोवा में और इसके लिए जो मस्कट बनाया गया है, जो शुभंकर बनाया गया है, वो बनाया गया है मोगा। तो इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। इसको लॉन्च किसने किया है? तो गोवा के जो चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत जी, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। मोगा है कौन? तो यह एक बाइसन है जो कि गाय की प्रजाति का पशु होता है। तो दोस्तों इसे ही अभी हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर बनाया गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो इसमें कुल 43 विषयों पर प्रतियोगिताएं की जाएंगी और इस साल यानी 2023 में
पंजाब से जुड़ा हुआ एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है जिसका नाम है गतका, तो उसे भी शामिल किया जाएगा। कुछ इस प्रकार से खेला जाता है गतका। दोस्तों, राष्ट्रीय खेलों के बारे में बात करें यानी नेशनल गेम्स के बारे में बात करें तो नेशनल गेम्स की जो शुरुआत है वो 1924 में भारतीय ओलंपिक खेलों के रूप में हुई थी। यानी नेशनल गेम्स को पहले भारतीय ओलंपिक खेल बोला जाता था, लेकिन 1940 में इन भारतीय ओलंपिक खेलों का नाम नेशनल गेम्स कर दिया, राष्ट्रीय खेल कर दिया गया। और पहले जो नेशनल गेम्स हैं वो हुए थे लाहौर में। दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल की बात करें तो ये गुजरात में हुए थे। इसका जो शुभंकर था वो था साबज, और पहला स्थान हासिल किया था सर्वसेज ने, इसने 128 मेडल। दूसरा स्थान महाराष्ट्र ने 140 मेडल जीते थे, और तीसरा स्थान हरियाणा ने हासिल किया था, 116 मेडल जीते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट कर लीजिएगा आप इसे। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत किसकी बिक्री बंद कर दी है? आंसर है इसका चावल और गेहूं। तो देखिए दोस्तों, केंद्र सरकार के द्वारा एक स्कीम चलाई जाती थी, ओपन मार्केट सेल स्कीम। तो इसमें अब गेहूं और चावल की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इसमें होता क्या था कि एक ओपन मार्केट होता था जहां से जो राज्य जहां से भी खरीदना चाहे वो इन अनाज को खरीद सकता था, लेकिन अब स्कीम को बंद कर दिया गया है। तो अब होगा क्या कि जो कर्नाटक जैसे अन्य राज्य हैं जहां पर फ्री अनाज दिया जाता है उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इस प्रकार से मुश्किल होगी कि जो ओपन मार्केट सेल स्कीम थी उसमें कुछ सस्ता अनाज मिल जाता था, लेकिन अब वो अन्य जगह से खरीदेंगे तो महंगा अनाज मिलेगा और उन्हें दोस्तों फ्री में उसको बांटना भी है, तो इसलिए कुछ राज्यों को मुश्किल हो सकती है। बात करें ओपन मार्केट सेल स्कीम की तो इसकी जो नोडल एजेंसी है वो है भारतीय खाद्य निगम यानी FCI, और इसका उद्देश्य है खुले बाजार में पूर्व निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न विशेष रूप से गेहूं और चावल बेचने के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसे G20 में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है? आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ। तो देखिए दोस्तों, G20 में अभी 20 देश हैं, तो अभी भारत ने यह कहा है कि इस G20 में अफ्रीकी संघ को भी शामिल किया जाए, क्योंकि कुछ दिनों पहले अफ्रीकी संघ ने ये आशा जताई थी कि उसे G20 में शामिल किया जाए। इसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस बात को गंभीरता से लिया और उनका भी ये कहना है कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किया जाए। तो अब नरेंद्र मोदी जी ने G20 समूह के जो भी लीडर्स हैं उनको एक पत्र लिखा है और उसमें ये कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन जो कि भारत में होने वाला है तो उसमें अफ्रीकी संघ को भी पूर्ण सदस्यता दी जाए, उसे भी उसका मेंबर बनाया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होता है, ये लीडर्स क्या निर्णय लेते हैं। बात करते हैं अफ्रीकी संघ की, तो इसकी स्थापना 1963 में हुई थी और यह अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का एक समूह है। दोस्तों, G20 के बारे में एक पॉइंट याद रखिएगा कि इसका आयोजन जो है वो तो भारत में हो ही रहा है, लेकिन इसकी थीम भी आपको याद रखना है। तो इसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम, यानी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये थीम जो है आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीरंदाजी विश्व कप चरण 3 में यानी स्टेज 3 में अभिषेक वर्मा ने कौन सा मेडल जीता है? तो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। दोस्तों, तीरंदाजी विश्व कप की जो स्टेज 3 की प्रतियोगिताएं थी ये कोलंबिया में आयोजित की जा रही थी और अभिषेक वर्मा ने इसमें गोल्ड मेडल हासिल किया है। और इस मेडल के साथ ही अभिषेक वर्मा ने इस वर्ष यानी 2023 में मैक्सिको में 9 और 10 सितंबर को होने वाले तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। दोस्तों, यहां पर बात आई है कोलंबिया की, तो कोलंबिया जो है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है और इसकी जो कैपिटल है वो है बोगोटा, और इसके जो पड़ोसी देश हैं वो कौन है? वेनेजुएला, पनामा, ब्राजील, इक्वाडोर और पेरू, ये इसके पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है, डेनियल एल्सवर्ग का निधन हो गया है, वह किस देश के सैन्य विश्लेषक थे? तो दोस्तों, वह थे अमेरिका के मिलिट्री एनालिसिस्ट, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि वन लाइनर टाइप के होते हैं, तो इसमें केवल आपको इतना ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। तो डेनियल एल्वर्स जो हैं वो अमेरिका के मिलिट्री एनालिसिस्ट थे, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने वियतनाम युद्ध को लेकर के बहुत सारे खुलासे किए थे अमेरिका के बारे में, इसलिए वो इतने ज्यादा फेमस हैं। हाल ही में हुए निधन भी डिस्कस करते हैं, तो अभी हाल ही में शारदा का निधन हुआ है जो कि मशहूर गायिका थी। कॉर्मेक मैकार्थी का निधन हुआ है जो कि पुलित्जर पुरस्कार विजेता हैं और उपन्यासकार थे। सिल्वियो
बर्लुस्कोनी का निधन हुआ है जो कि इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। गीतांजलि अय्यर का निधन हुआ है जो कि डीडी की एंकर थी। गूफी पेंटल का निधन हुआ है जो कि एक एक्टर थे। वेद कुमारी घई का निधन हुआ है जो कि संस्कृति की एक प्रख्यात विद्वान थी। टीना टर्नर का निधन हुआ है जो कि मशहूर सिंगर थी। शरद बाबू का निधन हुआ है जो कि एक एक्टर थे। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के जो एमडी बने हैं वो बने हैं कमल किशोर चटीवाल। कौन बने हैं? कमल किशोर चटीवाल। तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की बात करें तो यह भारत की सबसे बड़ी सीएनजी वितरण कंपनी है, यानी इस कंपनी का काम सीएनजी का वितरण करना है। हाल ही में की गई कुछ प्रमुख नियुक्तियां डिस्कस करते हैं। तो अमित अग्रवाल जो हैं वो UIDAI के सीईओ बने हैं। संजय स्वरूप कॉर्नोकोर के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। अतुल वर्मा CCI के महानिदेशक बने हैं और उत्तम लाल जो हैं NHPC लिमिटेड के निदेशक बने हैं और आयुष्मान खुराना बैकफिट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल का पहला क्वेश्चन था, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाएगा? गीता प्रेस को। इंडोनेशिया ओपन 2023 में मेंस डबल्स का खिताब किसने जीता है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज की जोड़ी ने। मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व कौन बनेगा? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। स्क्वैश विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता है? इजिप्ट ने जीता है, यानी मिस्र ने जीता है। 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस राज्य में मनाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण विरोधी कानून वापस ले लिया गया है? कर्नाटक के द्वारा। पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहां किया जा रहा है? दुबई में। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? PN वासुदेवन। दोस्तों राष्ट्रीय कार्य योजना संहिता 2023 किसने जारी की है? पर्यावरण मंत्रालय ने। और G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की पर्यटन मंत्री स्तरीय बैठक कहां शुरू हुई है? तो वो गोवा में शुरू हुई है। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम हिस्ट्री के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। कल भी हमने अशोक के शिलालेख पढ़े थे, आज भी हम अशोक के शिलालेख पढ़ेंगे, उसका पार्ट 2 है। तो 6वां शिलालेख जो है इसमें क्या वर्णन किया गया है? तो प्रजा के कार्य के लिए मुझे हर समय सूचना दे सकते हैं, ये 6वें शिलालेख में लिखा हुआ है। 7वें शिलालेख में लिखा हुआ है आत्मनियंत्रण तथा मस्तिष्क की शुद्धता का उपदेश दिया गया है। 8वां शिलालेख जो है अशोक की तीर्थ यात्राओं का उल्लेख करता है। 9वां शिलालेख सच्ची भेंट एवं सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख इसमें मिलता है। 10वें शिलालेख में धम्म के पालन का उपदेश दिया गया है। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है। 12वें शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है और 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध, पड़ोसी राज्यों का वर्णन और आटविक राज्यों का उल्लेख किया गया है। तो दोस्तों ये अशोक के शिलालेख जरूर नोट करिएगा। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि हिस्ट्री का टॉपिक डेली क्यों करवाया जा रहा है। इसके पीछे का कारण है कि हिस्ट्री का टॉपिक इसलिए करवाया जा रहा है कि आप थोड़ा थोड़ा करके हिस्ट्री के नोट्स बनाते जाएं, जिससे आपको ज्यादा वर्डन ना हो, ज्यादा बोझ ना हो बाद में। तो आप नोट बनाते जाएं और इन चीजों को रिवाइज करते जाएं। दोस्तों कल का जो करंट अफेयर्स था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो गीता प्रेस को दिया गया है। सभी ने इसका आंसर दिया है, बहुत ही बेहतरीन आंसर दिए हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, नुसरत चौधरी किस देश में पहली मुस्लिम महिला संघीय न्यायाधीश बनी है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद, वंदे मातरम।